सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं शुरू कर रहा हूं आपके झारखंड के स्पेशल्स क्वेश्चंस को लेके। जिन लोगों ने झारखंड के 7 जेपीसी के फॉर्म भरे हैं, 7 to 10 जेपीसी की पीटी जैसा कि निर्धारित समय आपको मिल चुका है, वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर को आपके एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज 99% देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय में अपना समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपके साथ लेके आ गया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ ये क्वेश्चंस आ रही है। कभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके एग्जामिनेशनों में आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का संगम मैं लेके आपके साथ आया हूँ। चलिए, ये हाथ से हमारी सेशन की शुरुआत हो रही है। ये आपका सेशन का वॉल्यूम 1 है। ऐसे करते करते मैं लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चनों को देख पाऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वैसे लोगों के लिए जिन लोगों ने जेएसएससी की तैयारी शुरू कर दी है, या फिर जो लोग 12 सितंबर को एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम बोकारो स्टील प्लांट्स। देखो, बोकारो स्टील प्लांट्स एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए स्टील सेक्टर में। ये झारखंड के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब इनमें क्वेश्चनों का कई तरह से रूप आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि झारखंड के अंदर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई। दूसरा ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। तीसरा यह पूछ सकता है कि इसमें प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ। चौथा ये पूछ सकता है कि यह किस जगहों पर एस्टेब्लिश है, इन जगहों से, और इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये कितना प्रोडक्शन कर देता है। इन तरह के डीप डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि बोकारो स्टील प्लांट और टाटा स्टील, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के मन में आ रहा होगा तो आप करो, अदरवाइज मैं आपको आंसर करता हूं। आंसर होगा 1972। कई बुक्स में आपको 1971 भी देखने को मिले हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बोकारो स्टील प्लांट के अंदर जो प्रोडक्शन शुरू हुई है वो 2 अक्टूबर 1972 को बोकारो प्लांट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मींस प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसके अंदर ये प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी गई थी 1972 के अंदर। अगर आप आते हैं कि इस बोकारो स्टील प्लांट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो आप देखिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके माध्यम से की गई, जिसे आप लोग कहते हैं सेल। ओके, ये भारत की महारत्न कंपनियों में से शामिल है। ये गवर्नमेंट सरकार की एक इकाई है, भारत सरकार की एक इकाई है। ओके ओके, और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना 1964 में किसके द्वारा, तो सोवियत संघ के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और इसका प्रोडक्शन 1972 में शुरू हुआ, जो कि क्वेश्चंस का आंसर्स होगा। इतनी इंफॉर्मेशन कि बोकारो स्टील प्लांट किसके अंडर में काम करता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड वन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1964 को यूएसएसआर सोवियत संघ के द्वारा हुआ है। और इसमें प्रोडक्शन कब शुरू हो गया है, तो 1972। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अगर इसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे तो ये 32 लाख टन, कितना है प्रोडक्शन कैपेसिटी, 32 लाख टन जो है ये स्टील का प्रोडक्शन करता है। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 40 लाख टन का है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 32 लाख टन, और ये कितना स्टोर कर सकता है, तो 40 लाख टन जो है स्टील को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, और ये काफी सफिस्टिकेटेड प्लांट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये लोकेटेड है तेनू घाट एंड घाघरा डैम। आप बता दो कि जो लोकेटेड है, जाहिर सी बात है कि आप जब स्टील का प्रोडक्शन करते हो तो स्टील को मेल्ट से वाटर की जरूरत पड़ती है ताकि उसको एक शेप दिया जा सके। इसलिए इसे जो स्टेब्लिश किया गया है तेनू घाट। ओके, तेनू घाट एंड, ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं घाघरा डैम। ओके, ऑफ घाघरा डैम। अब बताओ कि घाघरा डैम जो है
किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पे घाघरा डैम है। तो तेनूघाट डैम या घाघरा डैम के बीचों बीच यह स्टेब्लिश है। ओके, और ये जो इसकी जो चीप इलेक्ट्रिसिटी होती है, पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से मिलती है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीएवी से पावर प्रोजेक्ट से मिलती है। और रॉ मटेरियल्स जो होता है इस प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो रॉ मटेरियल नावा मुंडी के खानों से इसके मिलता है। तो नावा मुंडी की खानों से, मुंडी की खानों से इसे रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो रॉ मटेरियल्स मिल गया यहाँ पे। और इसकी जो कनेक्टिविटी है मेनली कोलकाता दिल्ली NH33 से इसके उत्पाद को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको पानी की सप्लाई कहाँ से होती है, तो तेनूघाट और घाघरा डैम से इसके पानी की सप्लाई देखने को मिल जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातों को याद रखिएगा डियर, किसके रिस्पेक्ट में? तो बोकारो स्टील प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। आइए बोकारो स्टील प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बातें जो है इंपॉर्टेंट फिर से मैं आपको कर दूं कि इनको स्टेब्लिश किया गया था 1964 में यूएसएसआर के द्वारा। इनका उत्पादन शुरू हुआ था 1972 में, 2 अक्टूबर 1972 में। ये वर्क करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये तेनूघाट और घाघरा डैम के बीच में बसा हुआ ये जगह है ताकि इनको पानी की सुविधा मिलती रहे। और इनको इलेक्ट्रिसिटी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से मिलती है। और इनको जो है नावामुंडी या खीरीमुरी दोनों जगहों से इनको रिसोर्सेस की प्राप्ति होती है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। और इनका मेन कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्टिंग है, NH3 होती है दिल्ली से कलकत्ता के रोडों पे होती है। और इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 32 लैक्स है। और आप बताओगे तो इनका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? तो 40 लैक्स है। इतने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। Which districts had the maximum production of dolomites? आपको बताना है कि डोलामाइट्स का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है। आपका समय शुरू हुआ अब। डोलामाइट का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हुआ? आप देख लो डियर, ये डोलामाइट्स की खाने हैं, इसमें डोलामाइट्स को निकाला जाता है। ओके, चलिए आंसर करता हूं मैं। आंसर होगा पलामू। तो डोलामाइट्स की जो प्रोडक्शन होती है पलामू, बेसिकली ये होता है डाल्टनगंज में। क्या होता है? डाल्टनगंज। तो बेसिकली ये होता है डाल्टनगंज में। तो डाल्टनगंज के पलामू में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? डोलामाइट का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओके, और इसको कभी कभी आपने देखा होगा तो सिंहभूम में भी देखने को मिलता है। सिंहभूम में भी आपको ये डोलामाइट्स का उत्पादन देखने को मिल जाता है। द एस्टिमेट रिजर्व, अगर बात करो कि झारखंड के अंदर रिजर्व कितने हैं, डोलामाइट्स के रिजर्व कितने देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज है। तो 47.2 लाख टन, 2 लाख टन का आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है डोलामाइट। ओके, इस डोलामाइट का प्रयोग हम लोग पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, या फिर आयरन इंडस्ट्री में करते हैं, या फिर स्टील इंडस्ट्री में भी किया जाता है। और साथ ही साथ सीमेंट या फिर लेड इंडस्ट्री में किया जाता है। तो डोलामाइट काफ़ी उपयोगी है डियर। तो डोलामाइट्स की चट्टानें होती हैं, इस चट्टानों का प्रयोग हम लोग पेपर इंडस्ट्रीज में, आयरन एंड स्टील में, सीमेंट्स में या लेड के फॉर्मेशन में करते हैं। और डोलामाइट की जो रिजर्व हमारे पास है झारखंड के अंदर 47.2 लाख टन का है। और ये पलामू, मोस्टली पलामू के डाल्टनगंज में इसकी सर्वाधिक मात्रा देखने को मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स द दसम फॉल, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दसम फॉल पाया जाता है? आपको बताना है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द दसम फॉल इज लोकेटेड। समय शुरू हुआ, आप आंसर करोगे फटाफट। देखो डियर, ऐसे सारे क्वेश्चनों का संगम में लेके आ रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सक्सेस होगा। आपको उसको दसम फॉल दिख रहा होगा, शायद आप सबों ने पढ़ा ही होगा। तो दसम फॉल रांची के अंदर है। तो ये दसम फॉल किधर डियर? रांची के अंदर है। ये बेसिकली रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह दसम फॉल आपको देखने को मिलता है। ओके, और ये रांची और जमशेदपुर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि रांची और जमशेदपुर के मार्ग में ये दसम फॉल आपको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे इसकी जो धारा है वो 44 मीटर ऊंचाई से गिरती हुई है धारा है दसम फॉल। ये जो हाइट आपको दिखा रहा है ना, ये आपको 44 मीटर की ऊंचाई से इसकी धारा गिरती है। ओके, और इसमें क्या है, क्यों इसे कहा जाए दसम फॉल, क्योंकि इसकी 10 ब्रांचेज पाई जाती है। ये जो धारा है वो 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तरह के धाराओं को एक साथ मिलके यह गिरती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दसम फॉल किस नदी पर है, तो आंसर कीजिएगा कांची रिवर। कौन सी नदी पर? तो कांची रिवर पर ये दसम फॉल आपको देखने को मिलता है। और किस गांव में मिलता है, तो आप बोलेगा तमारा विलेज या तमार विलेज। तमार विलेज के, ये तमारिया वैली बोल सकते हो, तमारिया वैली के अंदर ये देखने को मिलता है। और किसमें? तो बुंडू ब्लॉक, बुंडू ब्लॉक के अंदर, रांची के अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम है बुंडू ब्लॉक ऑफ रांची। तो इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस कुछ ना छूटे। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि दसम फॉल किधर लोकेटेड है, तो रांची में बोलोगे। तो रांची से कितने किलोमीटर दूर में है? 40 किलोमीटर दूर में। किस जगह पे है? तो बुंडू ब्लॉक के अंदर है। कौन सा ब्लॉक में है? तो बुंडू ब्लॉक के अंदर है। ये तमारा विलेज है, यहीं पे तमारिया वैली है, ये तमार आप कह सकते हो। और ये कांची, कांची रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। और ये रांची और जमशेदपुर के मार्ग में पड़ता है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। विच इज द लार्जेस्ट कोल माइन इन झारखंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खदान कौन सी है? तो कर्णपुरा कोयला खदान। ओके, कौन सा है डियर? तो कर्णपुरा जो कोयला खदान है वो झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी खदान के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, विच मूवमेंट वॉज द लेडी नेम देवमनिया करेक्टेड? देवमनिया नाम की जो महिला है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? आपको बताना है कि ये देवमनिया जो महिला है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। आपको आंसर करने हैं डियर, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का ताकि आप सही से आंसर बता पाओ। किस आंदोलन से जुड़ी हुई है ये आपकी देवमनिया नाम की जो महिला है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए, आंसर का समय हो गया। आंसर है ताना भगत। ये ताना भगत आंदोलन से इस महिला का नाम जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं कि ये जो ताना भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जतरा भगत के द्वारा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन किया जाता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? जतरा भगत के द्वारा हुई थी। और इस आंदोलन को सर्वाधिक सपोर्ट किसका मिला था? तो बिरसा मुंडा का। पूछा जाता है कि इस आंदोलन का सर्वाधिक सपोर्ट किससे मिला? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन से मिला या बिरसा मुंडा को मिला। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब यह आंदोलन नॉन वायलेंस, अहिंसा पर बेस्ड आंदोलन थी। ओके, और इस आंदोलन की जो बात करोगे कि इनिशियल स्टेज में इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकक, कुकक धर्म आंदोलन। इस आंदोलन का दूसरा नाम था कुकक धर्म आंदोलन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन को पहले हम लोग कुकक धर्म आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? जतरा भगत ने करी थी। इस आंदोलन को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? तो बिरसा मुंडा का मिला। और यह गांधी किस पर ज्यादा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी से प्रभावित है यह ताना भगत आंदोलन। ओके, तो इस आंदोलन को नॉन वायलेंस, पूर्ण तरह से अहिंसावादी आंदोलन के रूप में, नॉन वायलेंट आंदोलन के रूप में कहा जाता है। ये झारखंड में जो आंदोलन हुआ था ये आंदोलन था, यह पहला आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। ये
पहला आप लिख सकते हो, आदिवासी पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड के अंदर पहला अहिंसक आंदोलन कौन था, तो आप बोलोगे ताना भगत आंदोलन। किस आंदोलन पर सबसे ज्यादा प्रभाव गांधी जी का पड़ा है, तो ताना भगत के आंदोलन पे। इसमें बिरसा मुंडा का भी काफी सहयोग है और ये जतरा भगत के द्वारा 1914 में आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन की नाम क्या थी, कुरख धर्म आंदोलन, कुकक धर्म आंदोलन। और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महिला का भी नाम है, इसका नाम है देवमनिया देवी। ओके, आपको पता होगा कि ये ताना भगत का जो आंदोलन था, नॉन वायलेंस आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि ताना भगत की मुलाकात 1922 में महात्मा गांधी से हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो गया के अंदर। ये भी सवाल पूछ सकता है, कहाँ हुई थी, तो गया के अंदर महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी। इसी वजह से इस आंदोलन का जो प्रभाव है महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रहा ये आपके लिए कि ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत 1914, बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू में कुकक धर्म आंदोलन कहते थे और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट है ताना भगत, ओके, जतरा भगत। और इस आंदोलन में एक महिला देवमनिया देवी का भी नाम आता है। और यह आंदोलन क्यों अहिंसात्मक हो सकी, क्योंकि 1922 में इस ताना भगत से जतरा भगत से महात्मा गांधी की मुलाकात हो गई थी। ओके, वेयर इज द थर्ड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री बीइंग एस्टेब्लिश्ड, देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो डियर ये खूंटी के अंदर, जो खूंटी के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, चलिए, हु हैज एड्रेसेस ताना भगत विद द नेम ऑफ फेवरेट डिसिप्लिन, ताना भगत को प्रिय शिष्य के नाम से किसने संबोधित किया, आंसर होगा महात्मा गांधी ने। मैंने आपको कहा था कि ताना भगत जो है महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हो गई थी। ओके, इसी वजह से प्रिय शिष्य के रूप में इन्हें किसने संबोधित किया, तो महात्मा गांधी ने। इन विच ईयर डिड बिरसा मुंडा प्रोक्लेम हिमसेल्फ टू बी ए मैसेंजर ऑफ सिंगबोंगा, किस वर्ष में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। आपको पता होगा कि सिंगबोंगा जो आपको बिरसा मुंडा है अपने आप को गॉड कहते थे और क्योंकि इनको सिंगबोंगा जो है इनके सपनों में आए थे। अगर आप बिरसा मुंडा की बात करते हो, तो ये जो उन्होंने एक आंदोलन चालू किया था जिसे बिरसा आंदोलन कहा जाता है, तो 1895 में ही बिरसा मुंडा ने अपने आप सिंगबोंगा का दूत साबित किया था और यहीं से इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था बिरसा आंदोलन। क्या नाम था, बिरसा आंदोलन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1895 में हुई। ओके, इस आंदोलन को जो है मुंडा जनजाति या मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंडा उलगुलान। तो इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, उलगुलान आंदोलन या मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। ओके, इसका मतलब होता है विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है, विद्रोह। तो ये मुंडाओं का विद्रोह बोल सकते हो या महान या हलचल, तो उलगुलान इसीलिए इसका नाम दिया गया था। इस आंदोलन का एक दूसरा नाम है सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का दूसरा नाम है सरदारी आंदोलन। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को दूसरा नाम क्या है, तो सरदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की पूरी प्रारंभ किसने किया था, तो भगवान बिरसा या बिरसा मुंडा ने करा था। किसने करा था, भगवान बिरसा या बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन की शुरुआत करा था। कब, 1895 में। क्यों, सिंगबोंगा जो है, सिंगबोंगा का दूत अपने आप को साबित करने के बाद। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, खूट-कट्टी व्यवस्था। आपको पता होगा जी, खूट-कट्टी जो व्यवस्था है, उस खूट-कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, जो खूट-कट्टी जो व्यवस्था थी, इसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी, उसको देखते हुए मिशनरियों के ने अविश्वास प्रस्ताव पास करते हुए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप था, मतलब शुरू में ये हिंसात्मक नहीं थे, ये सुधारवादी थे। बार बार पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो प्रारंभिक स्वरूप उसका क्या था, सुधारवादी आंदोलन था। वो रिफॉर्म चाहते थे। ओके,
और इसका बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय कहाँ है, तो खूंटी के अंदर है। किधर है? खूंटी के अंदर है, जहाँ पे अभी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ओके, इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यह जो विद्रोह चल रहा था उस समय रांची का उपायुक्त क्या था, या रांची का डीसी कौन था? तो स्टेट फील्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय चूंकि यह बिरसा का काफी प्रभाव है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो आप क्या बोलोगे? स्टेट फील्ड। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिखते रहिएगा, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इस आंदोलन में गया मुंडा का भी काफी रोल था। इस आंदोलन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गया मुंडा, जिसे आप लोग सेनापति कहा जा सकता है। बोलोगे कि बिरसा मुंडा का सेनापति कौन था? तो आप क्या बोलोगे? गया गया मुंडा। और साथ ही साथ डोनका मुंडा का भी काफी बड़ा रोल था। यह डोनका मुंडा क्या था? तो इसका राजनीतिक सलाहकार था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, बिरसा मुंडा के रूप में काम कर रहे थे। इसका नाम क्या था? डोनका मुंडा। और गया मुंडा क्या था? इसका सेनापति था, कमांडर इन चीफ था। ताकि सोमा मुंडा जो था इस आंदोलन में, सोमा मुंडा का भी योगदान था। और यह सोमा मुंडा धार्मिक कृतियों पर नजर रखता था। जिस तरह से धार्मिक आंदोलन या धार्मिक प्रचार करना है, उसके लिए सोमा मुंडा को रखा गया था। ओके, इस सारे सहयोगियों ने मिलकर बिरसा मुंडा के आंदोलन को गति दी। तो पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के सहयोगी कौन थे? तो दोनका मुंडा, गया मुंडा और सोमा मुंडा। मुंडा आंदोलन के समय कटोंगा बाबा कटोंगा नाम का गीत काफी इंपॉर्टेंट था। इसके समय एक गीत था, ये लोग आदिवासी अपने आप को उत्तेजित करते थे इस गीत गाकर, कटोंबा बाबा कटोंगा बाबा कटोंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा आंदोलन के समय एक गीत प्रचलित था, इसका नाम था कटोंगा बाबा कटोंगा। तो डोनका मुंडा, गया मुंडा, सोमा मुंडा, सोमा मुंडा इसके धार्मिक थे, डोनका मुंडा इसके पॉलिटिकल थे और गया मुंडा इनके सेनापति थे। और कटोंगा बाबा कटोंगा ये स्लोगन या एक मोटिवेशनल अप्रोच लेके इसको गाया जाता था। ओके, तो बिरसा मुंडा की जो गिरफ्तारी हो जाती है, इस आंदोलन को दबाने के लिए कई लोग आते हैं। तो इस पे जो है इस बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन किसने दिया था बिरसा मुंडा का? तो ये वीर वीर सिंह महली, वीर सिंह महली ने ही अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि बिरसा मुंडा यहाँ पे छुपे हुए, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और इन्हीं की इन्फॉर्मेशन के बाद जो है, वीर सिंह महली के इन्फॉर्मेशन के बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, और इस विद्रोह का जो प्रारूप था, इस विद्रोह का जो प्रभाव था, उसके प्रभाव के कारण ही काश्तकारी अधिनियम और ना CNT एक्ट जो है लाया गया था। ओके, इस विद्रोह का काफी इंपॉर्टेंट कहानी रहा है कि सिंगभोंगा को काफी एक्सेसिव किया गया है। ओके, और साथ ही साथ खूंटी को नया अनुमंडल बना दिया गया था इसी विद्रोह को देखते हुए। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। ओके, तो बिरसा मुंडा जो विद्रोह है वो 1855, देखो जब बिरसा मुंडा की कहानी पढ़ोगे तब आप वहां पे पढ़ोगे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे उनके आंदोलन से संबंधित है। तो किस वर्ष में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया? 1895 में। और घोषित करते ही बिरसा मुंडा ने एक बिरसा आंदोलन की शुरुआत करी। और बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा जनजाति उलगुलान कहते थे। उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। और इस आंदोलन का शुरू जो नाम था क्या था? सरदारी आंदोलन था। जब स्टार्ट में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो ये सुधारवादी आंदोलन था। ये जो खूट-कट्टी जो व्यवस्था होती है, खूट-कट्टी व्यवस्था को बंद करने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी, उसके विरोध में यह आंदोलन था। ओके, अब इस आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो स्टेट फील्ड उपायुक्त था। और इसमें जो आंदोलन में बिरसा मुंडा के साथ दिए थे वो गया मुंडा, दोनका मुंडा और सोमा मुंडा। और इसमें गीत, जब ये लोग आंदोलन करते थे तो एक गीत गाकर, सॉन्ग गाकर अपने आप को मोटिवेट करते थे, दैट इज कोटोंग बाबा कोटोंग। ओके, और बिरसा मुंडा को, इस आंदोलन की समाप्ति बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से होती है। और गिरफ्तारी किसने कराया था? वीर सिंह महली के कहने पर इसे गिरफ्तार किया गया था। इस आंदोलन का प्रभाव ही है
कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया और खूंटी को अलग जिला बनाने के लिए या अलग जो है ब्लॉक बनाने के लिए प्रेरित किया गया। आइए नेक्स्ट, विच ट्राइब इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ हस्तकरघा या हैंडमेड क्लॉथ्स। तो हैंडमेड क्लॉथ्स का क्रिएटर जो है किस जनजाति को माना जाता है? चिक बारिक। तो चिक बारिक एक जनजाति है, इस जनजाति के द्वारा ही आपको जो हाथ से बने हुए कपड़े की शुरुआत की गई थी। इन विच ट्राइब इज द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस फाउंड। मानव बलि का अभ्यास किस जनजाति में पाया गया है? ये पाया गया कोंड जनजाति के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोंड जनजाति के अंदर। सो आपके मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? झारखंड पीटी 2021 का कॉन्सेप्ट को लीजिए और लगातार रिवीजन करते रहिए, यही आपका मंत्र ऑफ सक्सेस है। चलिए, मेरे को लगता है कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफी इंफॉर्मेशन गेन किए होंगे और इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए। समय समय पर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दिया करूंगा। हर अल्टरनेट डेज आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाया करेगा विथ डिस्क्रिप्शन के साथ। उम्मीद करता हूं कि अगले क्लासेस से मैं टॉपिक वाइज, जैसे झारखंड की मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, झारखंड के जिनमें सबसे ज़्यादा आप मिस करते हो, जैसे झारखंड के लिटरेचर से क्वेश्चंस, झारखंड के इंडस्ट्री से क्वेश्चन, तो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं लेके आऊँगा। मिसलेनियस टॉपिक से वो ज़्यादा आपको सक्सेस होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको हमारा क्लासेस कैसा लगा? अगर क्लासेस अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी सेशन ना छूटे। और वो चैनल है एमिनेंट 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 ट्यूटोरियल। एमिनेंट ट्यूटोरियल ये हमारा आपको कह सकते हो यूट्यूब पे चैनल है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड्स कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। ओके, थैंक यू।